हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो बालकों, आज हम लोग फिर से बात करने वाले क्लास 10th के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि इससे संबंधित, जो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होती हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या की बात करें, फोकस दूरी की बात करें, ठीक है ना, ध्रुव की बात करें, फोकस बिंदु की बात करें, मुख्य फोकस की बात करें, ये सारी चीजें क्या होती है, इनका हम लोगों ने डिफिनेशन देखा था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो दर्पण में प्रतिबिंब को हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ महत्वपूर्ण 3 नियम होते हैं। उन्हीं तीनों नियमों का सहारा लेकर के, या कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों का हम लोग सहारा लेकर के क्या करते हैं, दर्पण में किरण आरेख को आसानी से खींच सकते हैं। वो चाहे दर्पण आपका अवतल हो, या चाहे दर्पण उत्तल हो, या चाहे वो समतल हो। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग दर्पणों के बारे में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्या, कि किस तरह से दर्पण के कुछ नियम होते हैं, यानी प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम। तो हम लोग क्या हेडिंग करने वाले हैं, दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम, अर्थात वो कौन से नियम है जिनका हम लोग मदद लेकर के कि दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब को आसानी से बना सके, जिससे कि हमें कोई भी परेशानी ना हो। हम ये बता सकें कि दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। और हम लोगों को ये भी पता है कि जब दो किरणें क्या होती है, दो किरणें एक दूसरे को परावर्तित करके, क्या परावर्तित होने के पश्चात जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात हम दो किरणों को ले जाएंगे तभी हमें प्रतिबिंब मिलेगा। तो अब उन किरणों को हम कहां कहां से ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, उसके बारे में अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग, अगर पहला जो हमारा नंबर है, पहले नंबर के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास दर्पण है, वो चाहे अवतल दर्पण हो या चाहे वो उत्तल दर्पण हो, कंडीशन सबके लिए सेम ही होता है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें दर्पण, अगर हम लोग कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है दर्पण में, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह जाती कहां से है, हम लोगों ने पढ़ा था मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, तो वो फोकस बिंदु से ही होकर के जाती है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे वही प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कुछ इस तरह से, जहां देख ले चित्र के माध्यम से, ये रहा। ठीक है ना। मान लेते चाहे जो दर्पण ले लो, अवतल उत्तल उससे कोई डिफरेंस नहीं है, उत्तल से अवतल से आपकी परिभाषा बदल जाए। ठीक है ना। ये हो गया हम लोगों का मुख्य अक्ष पी एफ और ये सी। ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को पता है जो किरण होती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है ना। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है ना, याद रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किरण आरेख में, ठीक है ना, एरो का साइन दिखाना। एरो के साइन के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि जो हमारा ये किरण है ये किस दिशा में जा रही है, क्या ये दर्पण से टकराएगी या दर्पण से नहीं टकराएगी। तो याद रखना किरण में आप तीर का निशान जरूर बना देना। ठीक है। तो अब ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं मुख्य फोकस की परिभाषा ये थी, अगर जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहां से जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ये रहा, फोकस से होकर के जा रही है। दर्पण के क्या कहां से जा रही है, ये फोकस से, एरो का निशान दिखा दो, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना। चलिए, एक तो ये हो गया। अच्छा, एक इसी का जस्ट उल्टा पढ़ लें, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर ना होकर के वह डायरेक्ट फोकस से होकर के जाए, तो जैसे डायरेक्ट फोकस से होकर के दर्पण से टकराएगी तो वह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कहने का मतलब बात एक ही है, बस अंतर इतना है, ये समांतर होगा, अगला वाला क्या होगा, वो फोकस से होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यहाँ तो उसका भी चित्र हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये रहा अपना पी एफ सी। ठीक है ना। अब तक तो हम लोग कहां से लेके गए थे, मुख्य अक्ष के समांतर से था। अब हम लोग कहां से ले जाने वाले हैं, डायरेक्ट फोकस से लेके जाएंगे। ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फोकस से लेकर के जा रहे हैं। अगर जैसे ही फोकस से होते हुए, ठीक है ना, दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराते ही क्या हो जाएगा,
ये दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। बात अगर दोनों में अगर एरो का साइन ना बनाए, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे एरो का साइन ना हो तो बताओ क्या हो जाएगा? हम ये कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के पश्चात ये फोकस से जा रही है। ये जो एरो का साइन है इसी से पता चलता है कि कौन मुख्य अक्ष के पहले समांतर है जो दर्पण से टकरा करके फोकस से जा रही है, या कौन सा किरण ऐसा है जो फोकस से होते हुए दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है ना? तो याद रखना इसमें एरो के साइन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इन्हीं के डिफिनेशन को लिख लेंगे। जैसे हम लोग इसको मान ले पहला है, ये हमारा जी हमारा पहला है, ये कौन सा है? दूसरा है। याद रखना जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, चलिए ये तो रहा पहला क्वांटिटी। ठीक है ना, हम लोग पहले वाले का देख रहे हैं। अब सेकेंड वाले का नंबर अगर देखें तो सेकेंड वाला जो हम लोगों का है वो ये कहता है, इसी का जस्ट उल्टा कहता है, अगर कोई किरण फोकस से होते हुए दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो हम लोग इस समय नियम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दर्पण में किरण आरेख को खींचना। ठीक है ना, इसको आप हमेशा याद रखना जिससे कि आपको पता ये चल जाए कि हमें प्रतिबिंब किस तरह से दर्पण में प्राप्त करने हैं। ठीक है ना, ये तो रहा फोकस की बारी। ठीक है ना, हो सकता है कि किरण आरेख हमारा जो बने या जो हमारा प्रतिबिंब यहाँ से बनना प्रारंभ हो वो फोकस से हो, या ना तो वो फोकस से जाए ना ही वो मुख्य अक्ष के समांतर से हो। ठीक है ना, तो दो चीज बन सकता है, या तो वो वक्रता केंद्र से होकर के जाए या तो ध्रुव पे तिरछी आपतित हो। ध्रुव पे तो कोई भी किरण मुख्य अक्ष के, ध्रुव पे कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए तो क्या करेगी? वो ध्रुव पे जाएगी नहीं, वो एक ही पोजीशन पे जा सकती है जब वो कैसी किरण हो? तिरछी किरण हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग चले बात कर ले वक्रता केंद्र की। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते इसी में। चलिए ये रहा अपना मुख्य अक्ष।
थर्ड पॉइंट, ध्रुव, फोकस, वक्रता, केंद्र। ठीक, हमें ना तो क्या करना है, वो खिंच के समांतर लेना है, और ना ही ध्रुव से, यानी ना ही तो फोकस पे डालनी है, हमें डालने कहां पे है, वक्रता केंद्र पे। ठीक है ना, तो हम लोगों को पता है वक्रता केंद्र पे भी किरणें खिंच के समांतर नहीं हो सकती, वक्रता केंद्र पे भी तिरछी किरण आएगी। ठीक है, देखो ये किरण क्या कर रही है, वक्रता केंद्र से हो करके ये कहां जा रही है, दर्पण के पास, और जैसे ही दर्पण से टकराएगी ये बिना अपने मार्ग से विचलित हुए उसी रास्ते से क्या करते हैं, वापस लौट करके चली जाती है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, हम लोग जब वक्रता केंद्र से लेकर के जा रहे हैं तो प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से जैसे ही टकराती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह क्या करती है, उसी रास्ते से बिना विचलित हुई उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। ठीक है ना, चित्र भी बना लेना और याद भी रखना हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह उसी रास्ते से बिना विचलित हुए वापस लौट ठीक है, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए उसी रास्ते से वापस लौट आती है। ये किसका था, ये था वक्रता केंद्र की। ठीक है ना, इसका चित्र कुछ इस तरह से है। याद रखना एरो का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो के साइन अगर आप भूल गए तो समझ लेना कि आपका जो किरण आरेख है वो गलत साबित हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग लास्ट का देखें, हमने फोकस का देख लिया, वक्रता केंद्र का देख लिया, अभी एक पॉइंट हमारा बचा है, वह पॉइंट कौन सा है, वह पॉइंट ध्रुव का है। तो याद रखना ध्रुव पे किरण कैसे आ सकती है, तिरछी, और जब तिरछी आपतित होगी तो तिरछी क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी। ऐसे घटना को तो हम लोग परावर्तन कहते थे। ठीक है ना, प्रकाश किरण क्या कर रही है, तिरछी आपतित हो रही है, और तिरछी आपतित होने के पश्चात वह जैसे दर्पण से टकराती है तिरछी उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी इसी माध्यम में ही परावर्तित हो जाएगा, क्योंकि उस साइड तो आपका प्रकाश नहीं जाने वाला है। क्यों, क्योंकि हम लोग दर्पण पे पॉलिश करके बैठे हैं, जिससे कि प्रकाश की किरण टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट करके चली जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग किसकी बात करेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है वो ध्रुव है। ध्रुव का लिखो चाहे वो लिखो, बात एक ही है, परावर्तन के जैसा ही एकदम काम करता है, लेकिन तब भी हम लोग क्या करें, उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें ध्रुव की, ये हम लोगों का दर्पण है, जिसे आप क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये पॉलिश किया गया है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक मुख्य अक्ष ले लें। ठीक है ना, ये रहा, लिख लेते हैं। इसके जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स तीन ही होते हैं, एक तो होता है ध्रुव, एक होता है फोकस, और एक होता है अपना वक्रता केंद्र, अर्थात मुख्य अक्ष पे यही तीन पॉइंट्स स्थित होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्रुव के बारे में। अब तक तो हम लोगों ने वक्रता केंद्र का भी पढ़ लिया, यानी सबका पढ़ लिया, बचा क्या है, अपना केवल का केवल ध्रुव। याद रखना
ध्रुव पर कैसी किरणें आ सकती हैं? ध्रुव पर कभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली किरणें नहीं जाती हैं। ध्रुव पर कौन सी किरणें आपतित होती हैं? ध्रुव पे केवल तिरछी किरणें आपतित होंगी। आपको पता है जब कोई प्रकाश किरण तिरछी आपतित होगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो क्या हो जाएगी? तिरछी परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसा कंडीशन हमें कहां देखने को मिलेगा दर्पण में? जब हम लोग कहां पे लेके जाएंगे प्रकाश को? ध्रुव पर डालेंगे, ठीक है ना। ध्रुव पर डालने के पश्चात प्रकाश क्या करेगा? कुछ इस तरह से व्यवहार करेगा। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर हम लोगों का है प्रकाश की किरण ध्रुव पर तिरछी आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में तिरछी परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। ये रहे हम लोगों के चारों डिफिनीशन जिससे हम लोग क्या करते हैं? प्रतिबिंब को बनाना सीखते हैं। तो एक बार फिर से इनके बारे में हम लोग बात करें कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। और जो सेकंड है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो तीसरा हमारा वक्रता केंद्र वाला है उसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है तो क्या होती है? उसी रास्ते से वापस लौट जाती है बिना विचलित हुए, ठीक है ना। और जो लास्ट का है, लास्ट का ये है, अगर प्रकाश की किरण दर्पण पे यानी ध्रुव पर तिरछी आपतित होती है, तिरछी आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में तिरछी क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ये थे हमारे दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कुछ नियम। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग बात करेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो एकदम मोटे तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें 6 प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है उसमें 2 प्रतिबिंब बनते हैं। और जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें केवल का केवल 1 प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या देखने वाले हैं कि दर्पण में किस तरह से हम लोग क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए उससे पहले हम लोग 2 टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रतिबिंब में हमें 2 चीजें ऐसी चीजें मिलेंगी जो थोड़ा सा हमें लगेगा कि हमें परेशान करता है, ठीक है। जिससे कि हम लोग ये कहते हैं कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है या तो सीधा बनेगा या तो उल्टा बनेगा। और उसके साथ साथ एक वर्ड और आता है, वो ये होता है कि कभी आभासी बनता है तो कभी वास्तविक बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि वास्तविक और आभासी क्या होता है, ठीक है ना। आभासी का मतलब क्या होता है? जैसे कल्पना मात्र, ठीक है ना। और वास्तविक का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल में, जो रियल में चीजें होती हैं। इंग्लिश में हम लोग वास्तविक को रियल ही कहते हैं, अर्थात जो रियल में चीजें हो, ऐसा हमें दिखाई दे, ठीक है ना। और आभासी का मतलब ये होता है जो काल्पनिक हो, जिसे हम लोग केवल बस आभास करें, कल्पना मात्र करके सोचे ये ऐसे होता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि हम दर्पण में कैसे पहचानेंगे कि कहां प्रकृति आभासी है और कहां प्रकृति वास्तविक है। तो उसके लिए हम लोग ये याद रखते हैं कि अगर अपनी प्रकाश की किरणें केवल इस तरह में डॉटेड ना होकर के कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, अर्थात ये लगातार चलती रहेंगी। अगर ये जा रही है, परावर्तित हो रही है, अब मान लेते हैं ये दोनों किरणें क्या है? 2 किरणें एक दूसरे को परावर्तित कर रही है, तो समझ लेना परा प्रतिबिंब क्या मिलेगा? वही बनेगा, ठीक है ना। जिसे मान लेते हैं ये दोनों कैसी किरणें हैं? वास्तविक है, इसलिए इनको डॉटेड करके नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये दोनों किरणें हम लोगों को दिखाई दे रही है, ये दोनों जहां पे यानी दोनों परावर्तित किरणें जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, हमें प्रतिबिंब वही मिल जाएगा,
ठीक है ना। तो जब ये इस तरह से किरणें हमें कहीं प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी तो समझ लेना वहां पे कैसी प्रकृति होगी, वास्तविक होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर सपोज दैट इस तरह से ना हो करके अगर ये डॉटेड लाइन की तरह कुछ इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो समझ लेना डॉटेड का मतलब ये होता है ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। बस हम लोगों ने कल्पना मात्र सोच करके बोला ये इस तरह से जाकर के इस तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ ऐसी पोजीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये वास्तविक नहीं है, ये कैसी है, आभासी है। तो ऐसे अगर जहां कहीं प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोला करेंगे वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, आभासी, ठीक है ना, जिसे हम लोग इसको कहते हैं रियल और इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो वर्डों को डिफाइन करते हैं, ये होता है वास्तविक, ये होता है आभासी। एक बार फिर से बात कर ले, तो जब ये दोनों किरणें परावर्तित हो, प्रतिबिंब तो वही बनेगा जहां पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। याद रखना अगर एक परावर्तित है और दूसरा परावर्तित नहीं है, आपतित है, तो समझ लेना वहां पे प्रतिबिंब कभी नहीं प्राप्त होगा। प्रतिबिंब वही प्राप्त होगा जहां पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो मान लेते हैं ये भी परावर्तित है और ये भी परावर्तित है, तो ये दोनों देखो लगातार हैं, ठीक है ना, कहीं बीच में कटे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहां पे मिलेगा वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज। और जब ये इस तरह से डॉटेड करके हमारे कुछ होंगे और जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो हम लोग उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज अर्थात आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन आता नहीं है, ठीक है ना, आएगा तो आप लिख सकते हैं। जब दो वास्तविक किरणें क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है। और जब दो परावर्तित किरणें, जब दो आभासी काल्पनिक किरणें, ठीक है ना, या जब दो काल्पनिक परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पे हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलो लिख लेते हैं जिससे कि कभी भूले ना, ये आभासी और वास्तविक क्या होता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या बोलेंगे, जब दो वास्तविक परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक होता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात कर ले, आभासी। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए जब हम लोग आभासी प्रतिबिंब के बारे में अगर बात करेंगे तो वहां पे जब दो काल्पनिक परावर्तित किरणें, क्या बोलेंगे, जब दो काल्पनिक परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं
प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। ठीक है, ये रहा हम लोगों का कौन सा दो डिफिनेशन, वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। उल्टा सीधा तो समझ में आता है कि प्रतिबिंब उल्टा क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा क्या होता है। हम लोग प्रतिबिंब चित्र में देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कैसा उल्टा होता है, कैसा सीधा होता है। ठीक है ना, ये स्थिति भी देख करके बता सकते हैं। ये बन कहा रहा है, ठीक है ना, अर्थात सी से पीछे, सी से आगे, या सी एफ के बीच में, या सी पी के बीच में, हम लोग इसको भी देख करके बता सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे दो कंडीशन है, कौन कौन से, वास्तविक और आभासी, कितना कितना, वास्तविक जब दो वास्तविक किरणें, काल्पनिक आभासी जब दो काल्पनिक परावर्तित किरणें प्रक्षेपित करती है। ठीक है ना, अब हम लोग जो बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दर्पण में किरण आरेख या दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, और एकदम लास्ट में पढ़ेंगे समतल दर्पण। ठीक है ना, तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आरेख। ठीक है,